Good morning, everyone. My name is Anshul Jain. I would be taking your income tax for BCom third semester. So class, as you know कि हम लोग रियल लाइफ में इनकम टैक्स भरते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपको नीडेड है रियल लाइफ में कैलकुलेशन करने के लिए। आई एम श्योर आप लोग सब बीकॉम कर रहे हैं तो आप लोगों ने जॉब करने का, बिजनेस करने का, कुछ ना कुछ करने का, पैसा कमाने का सोचा होगा अपनी लाइफ में अर्निंग के लिए। तो उस जो भी आप अर्निंग करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ता है गवर्नमेंट को। सो वी स्टडी इनकम टैक्स इन आवर बीकॉम नाउ। अब मैं आपको ब्रीफ में आइडिया दे देती हूँ इनकम टैक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम जॉब से जो पैसा कमाते हैं, ताकि जिसे हम सैलरी कहते हैं, उस पर हम इनकम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। तो हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। और हम क्या करते हैं बच्चे, हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस से पैसा कमाते हैं, और उस पैसे पर हम इनकम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। तो इसलिए हम बिजनेस इनकम भी पढ़ेंगे। और एक हम करते हैं प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब होते हैं प्रोफेशंस। और ये सब जो प्रोफेशंस ये करते हैं, इन प्रोफेशन से ये पैसा कमाते हैं और उस इनकम पर ये इनकम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। तो ये होती है प्रोफेशनल इनकम। तो इसलिए एक चैप्टर हमारा होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बच्चे एक चैप्टर होगा हमारा हाउस प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा कि लोगों के पास कई बार एक्स्ट्रा घर होता है, एक घर तो उनके पास है ही, उसके अलावा उनके पास एक एडिशनल घर होता है, उसको वो किराए पे चढ़ा देते हैं, वहां से उनको आती है रेंटल इनकम। जो रेंटल इनकम उनको किराए से आती है उसको हम कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। उस पर भी टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये एक होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अभी तक हमने कौन कौन सी इनकम्स देख ली बच्चे? एक हमने देख ली सैलरी इनकम, दूसरी हमने देख ली बिजनेस इनकम, तीसरी हमने देख ली प्रोफेशन इनकम। बिजनेस और प्रोफेशन इनकम को हम एक में मिला के देखते हैं। तीसरा मैं कह रही हूँ आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो रेंटल इनकम होती है। चौथी होती है हमारी कैपिटल गेन्स की इनकम बच्चे। जैसे आपके दादाजी ने कोई घर खरीदा था, मान लीजिए सालों पहले, और वो सालों पहले आपका घर था 50 लाख रुपए का, और टुडे यू वांट टू सेल दैट हाउस, आप उस घर को बेचना चाहते हैं, आप बेचते हैं उसे 1 करोड़ 50 लाख में। आज दिन पूरा 1 करोड़ का मुनाफा। तो ऐसे में अगर आप उसको अब बेचते हैं तो आपको 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ। इस गेन पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है आपसे। वो कहती है आपकी इनकम है, उस पर टैक्स दीजिए। इसे कहते हैं हम कैपिटल गेन की इनकम। एक होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे आपने सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, अरे मेरी तो लॉटरी लग गई। तो लॉटरी की जो इनकम होती है वो अदर सोर्सेस से इनकम में आती है। जो भी आप पैसा लॉटरी से कमाओगे उस पर भी आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो हम इनकम टैक्स में जो पांचवा चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये तो हमारे 5 हेड्स हो गए। इन 5 चैप्टर्स को तो आप डिटेल में पढ़ोगे। इन 5 चैप्टर्स के अलावा और भी कुछ पोर्शंस हैं जो आपको पढ़ने होंगे। वो क्या पढ़ने होंगे? जब आप सैलरी देखिए, जब आप सैलरी की इनकम को, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को, कैपिटल गेन की इनकम को, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में और भी इनकम्स आ जाएंगी। जैसे कि हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस पे लोग पैसा लगाते हैं, जीत जाते हैं, तो उससे जो पैसा होता है उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स भरना होता है। बट अब हॉर्स रेसेस किस में आएंगी? अदर सोर्सेस में आएंगी। तो कुल मिला के आपने जहां से भी पैसा कमाया, किसी भी सोर्स से पैसा कमाया, जहां से भी आपने पैसा कमाया, सारे पैसे को जोड़ दो। जोड़ दोगे तो आपकी आ जाएगी ग्रॉस इनकम। अब जो ये आपकी इनकम होती है इसमें से आपको माइनस करना अलाउड होता है कुछ इनकम जिन पे आपको टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को। तो उनको हम कहते हैं डिडक्शंस। तो आप उनमें से डिडक्शंस माइनस कर देते हो। और बच्चे फिर जो लास्ट में आता है बच्चा कुछ अमाउंट, वो हमारी टैक्सेबल अमाउंट इनकम होती है, उस पर हम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। तो अब बच्चे हम बेसिकली ये सारा मैं आपसे एक एक करके, मतलब ये डिडक्शंस का हमारा एक पूरा चैप्टर होगा, एग्रीकल्चर इनकम का हमारा एक चैप्टर होगा, सैलरी का चैप्टर होगा, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर होगा, सारे हमारे ये चैप्टर्स होंगे।
तो अब वो तो मैं आपसे धीरे धीरे डिस्कस करूंगी जब हम स्टार्ट कर देंगे, बट अभी के लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको कराऊंगी, एग्जाम में आई हुई थ्योरी कराऊंगी। क्लास में डिस्कस करा हुआ एक एक वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो फर्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो बच्चे प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल में आप पैसा कमाते हैं उस साल को हम कहते हैं प्रीवियस ईयर। जैसे कि एक तो बच्चे ये बात सुनिए, आप ये बताइए, इनकम टैक्स जब हम पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स के लिए जो हमारा नया साल शुरू होता है वो जनवरी में शुरू नहीं होता। ऐसे तो आप कहोगे मैम न्यू ईयर आने वाला है 1 जनवरी से, तो मैं कहूंगी ठीक है न्यू ईयर आने वाला है हम लोगों के लिए, बट इनकम टैक्स वालों के लिए न्यू ईयर कब आता है? 1 अप्रैल को। तो इनकम टैक्स का न्यू ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और फिर वो एंड कब होता है? 31 मार्च को अगले साल। तो इनकम टैक्स वालों के लिए जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक रहता है। पूरे 12 महीने का एक न्यू ईयर इनकम टैक्स वालों के लिए ये होता है। अब बच्चे एग्जाम आपका है इस बार, तो एग्जाम के हिसाब से आपका जो प्रीवियस ईयर है वो है 2019-20। अब क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स में हमारा जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक होता है। तो हम कहेंगे हमारा प्रीवियस ईयर है, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए अपनी कॉपी किताबों पे, 1 अप्रैल 2019। हमारा इस समय 2020 चल रहा है, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमारा प्रीवियस ईयर है। मतलब इस साल के 2020 के 31 मार्च को खत्म हो गया था हमारा प्रीवियस ईयर। पिछले साल स्टार्ट हुआ था प्रीवियस ईयर, कब स्टार्ट हुआ था पिछले साल? 1 अप्रैल को, और इस साल 31 मार्च को खत्म हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा था? 2019-20। 2019 की अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और इस साल के 2020 के 31 मार्च तक था। अब ये प्रीवियस ईयर कौन सा साल होता है? जिस साल में आप इनकम को कमाते हो। मान लीजिए आपने किराएदार रख रखे हैं, उनसे जो रेंटल इनकम आई, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कौन से साल में? 2019-20 में। मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, पूरे एक साल में जो आपकी किराए की इनकम आई। और अगर आप जॉब करते हो तो आपको जो जॉब करने से सैलरी आई, कब? इस पूरे एक साल में, एक साल की सैलरी। कौन से एक साल की सैलरी? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक की सैलरी। और मान लीजिए आप जॉब भी करते हो, किराए की इनकम भी आती है और साथ में साथ आप पार्ट टाइम बिजनेस भी करते हो कोई छोटा मोटा शाम को। मान लीजिए आप शाम को सैनिटाइजर्स बेचने का बिजनेस कर रहे हो, तो उससे जो आपको इनकम आई, बिजनेस इनकम, वो भी आपने कब से कब तक की इनकम देखनी है? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के बीच की। और मान लीजिए साथ में आपकी लॉटरी भी लग गई तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो गई, तो वो भी आपको लॉटरी की इनकम कौन से साल की दिखानी है? लॉटरी अगर आपकी लगी है 2019-20 के अंदर, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के अंदर, तो वो इंक्लूड होगी। और कैपिटल गेन बच्चे, कैपिटल गेन कौन से वाला? कैपिटल गेन बच्चे, मान लीजिए आपका घर मान लीजिए कि आपने, मैंने जैसे एग्जांपल लिया था आपको कि आपके दादाजी ने 50 लाख का घर खरीदा था, 1.5 करोड़ में आपने आज दिन बेच दिया। आपके दादा ने तो बहुत साल पहले खरीदा था, तो आपको जो 1 करोड़ का मुनाफा हुआ उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो ये जो कैपिटल गेन की जो इनकम है वो अगर आपने 2019-20 के बीच में बेचा है आपने ये, तो आपकी कैपिटल गेन की इनकम इस साल की 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के बीच की इंक्लूड होगी। ये सारी इनकम्स को आप कुल मिला के जोड़ दोगे और इन सारी इनकम्स को मिला के मान लीजिए आपकी जो इनकम निकल के आ रही है वो अच्छी खासी, बहुत मतलब 15-20 करोड़ निकल के आ रही है। उस इनकम पे जो आपको टैक्स भरना है वो उस साल नहीं भरना, उसके अगले साल भरना है। ध्यान से सुनिए, हम पैसा एक साल में कमाते हैं और टैक्स उसके अगले साल भरते हैं। पैसा एक साल में कमाते हैं और उसके अगले साल टैक्स भरते हैं। आप 1 अप्रैल 2019
से लेकर 31 मार्च 2020 जिसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, उसमें हम पैसा कमाते हैं, किसी भी तरीके से कमाएं, सैलरी से, बिजनेस से, लॉटरी इनकम से, कहीं से भी कमाएं, सारी इनकम्स को जोड़ जाड़ के उन इनकम्स पे टैक्स हम उस साल में नहीं पे करेंगे, उसके अगले साल पे करेंगे। उसका अगला साल कब शुरू होगा? उसका अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। जिस साल में हम उस पर टैक्स भरेंगे उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। जिस साल में हम पैसा कमाएंगे उसे कहेंगे प्रीवियस ईयर। रिपीट कर रही हूं बच्चों, जिस साल में हमने पैसा कमाया, किसी भी सोर्स से कमाया, इनकम टैक्स के लिए साल शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो हमारे एग्जाम के लिए हमारा प्रीवियस ईयर फिक्स्ड रहेगा। क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में जो भी आप कमाओगे उस पे आप टैक्स कब भरोगे? उसके जस्ट अगले साल। कौन से अगले साल? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। जिस साल आप टैक्स भरोगे उसे आप कहेंगे असेसमेंट ईयर, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपको असेस कर रही हैं, तो ये आपका असेसमेंट ईयर है। और उससे पहले वाले साल को हम कहेंगे प्रीवियस ईयर। पहले को प्रीवियस कहते हैं, प्रीवियस ईयर उसमें आपने पैसा कमाया। जिस साल में पैसा कमाते हैं उसके अगले साल टैक्स भरते हैं। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या कहता है? ये कहता है असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन डेट फर्स्ट डेट ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। एक और बात बच्चे, प्रीवियस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। आई रिपीट, प्रीवियस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। पैसा कमाते हैं प्रीवियस ईयर में और उस पर टैक्स भरते हैं असेसमेंट ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के मम्मी पापा कोई जॉब में हैं, तो आपके मम्मी पापा ने जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक पैसा कमाया, उस पैसे पर वो इनकम टैक्स रिटर्न भर के इनकम टैक्स भरेंगे। कौन से साल में? इस साल। कब? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में। क्लियर होता है? स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि इफ प्रीवियस ईयर इज 2017-18, अगर प्रीवियस ईयर हम मान लें 17-18 है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? जस्ट उसके अगला साल 2018-19। अब कहते हैं प्रीवियस ईयर अगर 2018-19 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? कहेगा उसके जस्ट अगला साल 2019-20। और कहता है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या बताया है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2020-21। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है, फिक्स यही रहेगा, और आपका असेसमेंट ईयर 2020-21 है, यही फिक्स रहेगा। नाउ बच्चे, प्रीवियस ईयर का मतलब मैंने आपको बताया, जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का ईयर होता है जिसमें हम पैसे कमाते हैं। अब बच्चे इसका मतलब तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का मतलब 12 महीने हो गए, 12 मंथ्स। तो क्या जरूरी है प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होगा? तो कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का ही हो। वैसे ज्यादातर केसेस में प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का ही होगा, एक साल का ही होगा। बट कुछ रेयर केसेस हैं जिसमें जो आपका प्रीवियस ईयर है वो 12 महीनों से कम का हो सकता है। कौन से रेयर केसेस हैं जिसमें आपका जो प्रीवियस ईयर है वो लेस देन 12 मंथ्स का हो सकता है? ये कहता है कि अगर आपका न्यूली सेटअप बिजनेस है, आपने नया नया बिजनेस को चालू किया है, तो ऐसे केस में आपका न्यूली सेटअप बिजनेस के केस में प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए मैंने अप्रैल 2019 को तो बिजनेस चालू किया ही नहीं था, मैंने तो बिजनेस ही चालू अपना दिसंबर में किया था। 1 दिसंबर 2019 को मैंने बिजनेस चालू किया। रिपीट कर रही हूँ, मैंने अपना मान लो बिजनेस चालू किया 1 दिसंबर 2019 को, और 31 मार्च 2020 को तो खत्म ही हो गया प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो 4 महीने ही रह गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
बाकी के मंथ्स तो मैंने बिजनेस चालू किया ही नहीं था, तो मेरे को जब मैं अपनी इनकम दिखाऊंगी तो वो मेरे लिए प्रीवियस ईयर सिर्फ 4 महीने का कंसिस्ट करेगा। या मान लीजिए मैंने कोई नया प्रोफेशन सेटअप किया है, मान लीजिए मैं लॉयर बनी हूँ और मैंने लॉयर की प्रैक्टिस शुरू करी है, अपनी ऑफिस खोलकर बैठी हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मैंने मान लीजिए अपनी लॉयर की प्रैक्टिस 1 दिसंबर को चालू करी है 2019 में। मेरा जो प्रीवियस ईयर था वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का था। बट मैंने ना अप्रैल में लॉ की प्रैक्टिस करी, ना मई में, ना जून में, ना जुलाई में, ना अगस्त में, ना सितंबर में, ना अक्टूबर में, ना नवंबर में। 1 दिसंबर 2019, 1 दिसंबर 2019 को मैंने अपना लॉ का ऑफिस खोला। जब मैंने उस दिन स्टार्ट करा तो मैं दिसंबर में पैसा कमाऊंगी, जनवरी में पैसा कमाऊंगी, फरवरी में पैसा कमाऊंगी और मार्च में, 31 मार्च तक जो मैं पैसा कमाऊंगी, कहने का मतलब 2019-20 जो प्रीवियस ईयर है वो 4 महीने का रह जाएगा। उस 4 महीने जो मैं पैसा कमाऊंगी उस पर टैक्स भरूंगी उसके अगले साल, तो मेरा प्रीवियस ईयर फिर रह गया 4 महीने का। तो कहता है न्यू बिजनेस आप सेटअप करो या न्यू प्रोफेशन सेटअप करो, उस केस में आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो जाता है। तीसरा सी केस में क्या बता रहा है स्क्रीन पे बच्चों, इन केस ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस इन एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका न्यू सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट करने लगता है तो भी हम कहते हैं कि ये तो नया नया आया है, तो यहां से हमारा प्रीवियस ईयर इसका लेस देन 12 मंथ्स हो गया। अब बच्चे जैसा मैंने आपसे कहा कि जो इनकम जो होती है हमारी प्रीवियस ईयर में कमाई जाती है और उस पे इनकम टैक्स कब भरते हैं हम, उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में। देखिए लाइन पढ़िए जरा अपने स्क्रीन पे देखेंगे, इनकम अर्नड इन दी फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, इनकम जो कमाई गई प्रीवियस ईयर में इज नॉट असेस्ड इन फाइनेंशियल ईयर, वो प्रीवियस ईयर में असेस नहीं होती, उस पर टैक्स कब भरना पड़ता है, उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं बट प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं भरते, टैक्स भरते हैं उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं, 5 ऐसे एक्सेप्शन केसेस हैं जिनके अंदर जिस साल पैसा कमाएंगे उसी साल टैक्स भरेंगे। अब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, डिफाइन करो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, डिफाइन करो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में हम पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देते हैं, इसकी क्या कोई एक्सेप्शंस हैं, क्या ये हमेशा फॉलो होगा कि प्रीवियस ईयर में पैसा कमाएंगे मगर उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स भरेंगे, या ये भी हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में पैसा कमाएंगे और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भर देंगे। तो आंसर इज कि ज्यादातर केसेस में हम प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स भरते हैं। बट कुछ 5 एक्सेप्शन केस ऐसे हैं जिनके अंदर हम जिस साल पैसा कमाते हैं प्रीवियस ईयर में उसी साल हम उस पर टैक्स भी भर देते हैं। वो 5 एक्सेप्शन केसेस कौन से हैं, एग्जाम में आया हुआ है तो पढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे बच्चे, लिखा हुआ है फर्स्ट है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। जो आपके नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया के वासी नहीं है, नॉन रेजिडेंट्स हैं, इंडिया में कम रहते हैं जो लोग या रहते ही नहीं है, जो इंडिया नॉन रेजिडेंट्स हैं, उनका अगर शिपिंग बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस मान लीजिए कि वो इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने शिप में लोगों को बिठाया या माल को बिठाया, मतलब कि माल को रखा, कार्गो को रखा, या यहाँ पे से उन्होंने भेड़ बकरियां शिप में रखी और यहाँ से फिर चले गए, मान लीजिए यूएसए चले गए, सिंगापुर चले गए, मलेशिया चले गए, कहीं भी चले गए, अब कुछ नहीं अता पता ये लोग कब वापस आएंगे। इनका शिपिंग बिजनेस था, अपनी शिप में लोगों को भर के ले गए या भेड़ बकरियों को भर के ले गए, यही नहीं पता कब वापस आएंगे। हो सकता है अगले साल आ जाए, हो सकता है 5 साल बाद आए, हो सकता है कभी वापस ना आए। ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहती है उन्हें, गवर्नमेंट कहती है जिस साल में तुमने पैसा कमाया देना तो टैक्स उसके अगले साल था, बट क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है कि तुम अगले साल टैक्स भरने के लिए वापस आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि तुम शिप से जा रहे हो दूसरे देश, तो टैक्स को भर के जाओ।
तो इसलिए जब उन्होंने पैसा कमाया शिपिंग बिजनेस से, उसी साल प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया और प्रीवियस ईयर में ही वो टैक्स भर देंगे। ऐसे ही असेसमेंट ऑफ पर्संस लीविंग इंडिया। अगर मैं मान लीजिए इंडिया छोड़ के जा रही हूँ बाहर, इंडिया से बाहर यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए मैं यूएसए में जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को छोड़ के, तो गवर्नमेंट कहेगी कि अगर जाने से पहले तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, मान लीजिए इस साल ही मैं दिसंबर में भाग जाती हूँ यूएसए पढ़ाने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए यूएसए में बस जाती हूँ, वहीं पे पढ़ाऊंगी अब मैं। तो अब जाने से पहले मेरे को, दिसंबर में मैं जा रही हूँ, दिसंबर में जाने से पहले गवर्नमेंट कहेगी कि ये तो जिस साल में तुमने पैसा कमाया है यहाँ पे जितने टाइम दिसंबर तक, उतने पे टैक्स अभी भर के अब मेरा प्रीवियस ईयर मेरे लिए इस केस में, मैंने पैसा जो कमा रही हूँ ये 2020-21 में कमा रही हूँ, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में कमा रही हूँ। और इस पर टैक्स कब भरना है मुझे, अगले साल भरना होता 2021-22 में, 1 अप्रैल 2021 से लेके उसके अगले साल 31 मार्च 2022 के बीच में मेरे को टैक्स भरना था। मगर क्योंकि मैं तो इंडिया छोड़ के जा रही हूँ, तो ऐसे केस में मैं तो वापस आऊंगी ही नहीं टैक्स भरने के लिए, तो गवर्नमेंट कहेगी कोई नहीं, हम वेट नहीं करेंगे तुम्हारे असेसमेंट ईयर तक का, अब तुम प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया है उसी में टैक्स भर दो। समझ आया बच्चों? तीसरा केस होता है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। कुछ लोग आपस में जुड़ जाएं, मान लीजिए आप, मैं, हम सब लोग मिलकर, आप जो बच्चे, जितने बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सब और मैं मिलकर, मान लीजिए जैसे बैंड बाजा बारात मूवी आई थी ना अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की, वैसे उसके अंदर वो शादी का बिजनेस करते थे ना, शादी की केटरिंग वगैरह, शादी का मतलब टेंट वगैरह लगाते थे। मान लीजिए हम लोग मिलके, आप और मैं मिलके वही बिजनेस कर लें और हम बस एक ही शादी के लिए करें कि अंबानी के बेटे की शादी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सिर्फ इतना ही काम करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ एक इवेंट के लिए हम लोगों ने हाथ मिला लिया कि हम एसोसिएशन ऑफ वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बन गए हम लोग। हम इंडिविजुअल हैं, मैं भी एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, आप भी इंडिविजुअल इंसान है, हम सब मिल गए तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बन गई। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ने साथ में कहा कि हम क्या करेंगे, एक इवेंट के लिए साथ में आए हैं, अंबानी के बेटे की शादी है, उसकी शादी ऑर्गेनाइज करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो बहुत पैसे दे रहा है, वो कह रहा है वो 50 करोड़ देगा, हम आपस में बांट लेंगे 50 करोड़ को। तो अगर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म होती है, किसी एक इवेंट के लिए, जैसे कि अभी शादी कराने के लिए किसी की मतलब शादी का बिजनेस करने के लिए, तो ऐसा किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म होती है, तो उससे वो जो पैसा कमाती है, वो पैसा कमाने के बाद वो अपना एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो वो जोड़े थे वो सब तितर बितर हो जाएंगे, वो लोग खत्म कर देंगे अपना एसोसिएशन, एक इवेंट के लिए ही साथ में आए थे। तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम लोग असेसमेंट ईयर में टैक्स मत भरना, जिस साल तुमने पैसा कमाया उसी साल टैक्स भर के जाओ, तुम बाद में हाथ ही नहीं आओगे, कोई कहीं चला जाएगा कोई कहीं चला जाएगा, तुम्हारी एसोसिएशन तो ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे क्या है, स्क्रीन पे देखो, चौथा, असेसमेंट ऑफ पर्संस लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। मान लीजिए एक लड़की की शादी होती है और शादी होके जिस घर में जाती है अपने ससुराल, वहां पे उसका जो फादर इन लॉ है वो उसके नाम पर, अपनी बहू के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े उस प्रॉपर्टी पे। तो ऐसे केस में मान लीजिए ऐसा वो कुछ करना चाहता है, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी को तुरंत पता चल गया कि भाई ऐसे ऐसे ये तो टैक्स बचाने के लिए अपनी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी। तो प्रीवियस ईयर जिस साल में उस प्रॉपर्टी से पैसा कमाया हुआ दिखाया जा रहा है, उसी साल में टैक्स भी भरवा लिया जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी जिस साल में पैसा कमाया है उसी साल में टैक्स भर दो, तुम्हारे लिए वेट नहीं करेंगे असेसमेंट ईयर तक का। क्यों? क्योंकि असेसमेंट ईयर तक का तुम्हारे लिए वेट किया तो तब तक तो तुम पैसा तब तक तो तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे बहू के नाम में, फिर तो हम चार्ज ही नहीं कर पाएंगे इनकम टैक्स। अब आप कहोगे कि बहू के नाम पे ट्रांसफर करेगा तो बहू टैक्स देगी, बट नहीं, हर एक इंडिविजुअल को कुछ अमाउंट तक टैक्स की एग्जेम्पशन होती है।
पहले 2.5 लाख पर तो किसी को भी टैक्स नहीं देना होता। पूरे साल में अगर आपने मिला के 2.5 लाख रुपए तक कमाए हैं, 2 लाख कमाए हैं, 1 लाख कमाया है, 1.5 लाख कमाया है, करेक्ट, 2.5 लाख कमाया है, तो तब तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना गवर्नमेंट को। तो अगर हो सकता है जो ये ससुर हैं, जो फादर इन लॉ हैं, इनके पास बहुत पैसा हो, इनको बहुत टैक्स भरना पड़ रहा हो, इनकी जो डॉटर इन लॉ है उसको कोई टैक्स ना भरना पड़ रहा हो, तो इन्होंने सोचा हो कि कुछ अगर मैं इस तरीके से काम कर दूं कि मैं ये प्रॉपर्टी जो है अपनी, वो अपनी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर दूं, तो जो इस प्रॉपर्टी से किराया आएगा, किराए की आमदनी आएगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अगर मैं अपने नाम रखूंगा तो मुझे उस पर मोटा टैक्स भरना पड़ेगा। बट फिर अगर मेरी बहू के नाम होगा, तो अगर पूरे साल में 2 लाख का टैक्स, वो 2 लाख का किराया आता है, 2 लाख का अगर किराया आता है उस प्रॉपर्टी से, तो अगर मेरी बहू के नाम होगा तो मेरी बहू को तो पहले 2.5 लाख पे देना ही नहीं टैक्स, तो वो बच जाएगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा पैसा 2 लाख टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अगर ये लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं ये सोचते हुए, तो ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी तुरंत पहुंचेगी, कहेगी रुक जाओ, तुम्हें ट्रांसफर करना अलाउड नहीं है, अभी प्रीवियस ईयर में कमाया है ना, अभी की अभी टैक्स भर दो इस पे, तुम्हारे ही नाम पे टैक्स चार्ज होगा। अच्छा, अब बच्चे हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस। ये आपकी स्लाइड्स आपके लिए अवेलेबल होंगी, आप लोग ये स्लाइड्स अपनी यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर आपकी अवेलेबल है, आप उस अपलोड्स में देख सकते हैं ये स्लाइड्स और वहां से पढ़ सकते हैं। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अच्छा बच्चे एक बात बताइए, रेजिडेंट होने का मतलब और सिटीजन होने का मतलब एक ही बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। अब मैं इंडिया में पैदा हुई, मेरे मम्मी पापा इंडिया के हैं, तो मैं सिटीजन तो बन गई, बट अब मैं रेजिडेंट इंडिया की तब बनूंगी जब साथ साथ मैं ज्यादा से ज्यादा दिन इंडिया में रहती हूँ। रेजिडेंट का मतलब होता है रिजाइड करना। आप कहते हो ना, अरे आप कहाँ के रेजिडेंट हो, मतलब आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। तो रेजिडेंट होने के लिए रहना बहुत जरूरी है। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा दिन इंडिया में रहोगे, तभी हम बता पाएंगे आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट हो। जो इंडिया में ज्यादा दिन रहेगा वो रेजिडेंट है, इंडिया में जो कम दिन रहेगा वो नॉन रेजिडेंट है। जो इंडिया में नहीं रहेगा बिल्कुल ही, वो नॉन रेजिडेंट है। मान लो यूएसए में रह रहे हो, सिंगापुर में रह रहे हो, तो आप नॉन रेजिडेंट हो। बट आप इंडिया में अगर रह रहे हो, तो अगर कम दिन रह रहे हो और आप तो आप नॉन रेजिडेंट हो, अगर थोड़े ज्यादा दिन रह रहे हो तो रेजिडेंट हो। वो कितने कम दिन और कितने ज्यादा दिन तय करेंगे कि आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट, वो हम पढ़ते हैं अभी। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम के पर्पस से हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2020-21, हमारा प्रीवियस ईयर होगा उससे जस्ट पहले वाला साल 2019-20। तो बच्चे 2019-20 में आपने पैसा कमाया, 2020-21 में उस पर आपने टैक्स भरा। अब जो आपने जिस साल में पैसा कमाया 2019-20, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में जब आपने पैसा कमाया, तो उस साल में आप इंडिया में कितने दिन रुके? प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने दिन रुके? अगर आप 182 डेज रुके या 182 डेज से ज्यादा रुके, रिपीट कर रही हूं, अगर आप 182 डेज रुके या 182 डेज से ज्यादा रुके, तो आप रेजिडेंट हो। और अगर आप 182 डेज से लेस रुके, तो हमारे को एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि रेजिडेंट हो या नहीं। उसके लिए उसको कहते हैं 60+3 65 डेज की कंडीशन। वो क्या होती है, उसमें हम चेक करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रुके हो। अगर आप 60 डेज या उससे ज्यादा रुके हो, अगर आप 60 डेज और उससे ज्यादा रुके हो प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल, ध्यान दीजिएगा बच्चे, प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल आप 365 डेज और मोर रुके हो, तो आप रेजिडेंट हो, और अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट हो। चलिए मैं ये आपको एग्जांपल से बताऊंगी, क्योंकि थ्योरेटिकली तो समझ ही नहीं आएगा हमें। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे,
मिस्टर एक्स एक फॉरेन क्रिकेटर है, मतलब इंडिया के क्रिकेटर नहीं है, बाहर के हैं, मतलब इंडिया में पैदा नहीं हुए, बाहर पैदा हुए, इसका मतलब वो सिटीजन तो बाहर के हैं। अब रेजिडेंट इंडिया के हैं या नहीं है वो तब पता चलेगा कि इंडिया में कितने दिन रिजाइड करते हैं, इंडिया में कितने दिन ठहरते हैं। तो अब वो बोलता है आगे, ही हैज बीन कमिंग टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर सिंस 2012-13। 2012-13 से मतलब 1 अप्रैल 2012 से लेकर अब तक वो हर साल इंडिया 100 दिन के लिए आते हैं। उससे पहले इंडिया नहीं आते थे। 2012-13 से पहले इंडिया में 0-0 दिन के लिए रुके थे। 2012-13 में 100 दिन के लिए आए, फिर 2013-14 में 100 दिन के लिए आए, फिर 14-15 में 100 दिन के लिए आए, फिर 2015-16 में 100 दिन के लिए आए। अब हम 2012-13 लिखते हैं, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में वो 100 दिन के लिए आए। तो चलिए देखिए, हमने ये टेबल बनाई, टेबल में हमने प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाया। मैंने आपको बताया था कि हमारा एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है 2020-21 और प्रीवियस ईयर है 2019-20, जो कि यही रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर फटाफट से लिख दिया 2019-20, और इससे पहले के भी कुछ कुछ प्रीवियस ईयर लिख दिए, 10 प्रीवियस ईयर, 10-11 लिख दिए, 11 प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे लिख दिए। 2019-20, उससे पहले 18-19, उससे पहले 17-18, उससे पहले 16-17, उससे पहले 15-16 एंड सो ऑन, प्रीवियस ईयर्स लिख दिए। अब हमने लिखा नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, इंडिया में कितने दिन रुका। तो कहते हैं कि 2012-13 से 100 दिन आना शुरू किया, 2012-13 में 100 दिन रुका, 13-14 में 100 दिन रुका, 14-15 में 100 दिन रुका, अब तक 100 दिन हर साल रुकता है। बट 2012-13 से पहले तो आता नहीं था इंडिया, तो 0 दिन रुका, 0 दिन रुका, 0 दिन रुका। अब हमारे को निकालना है कि रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट होने की ये कंडीशन है कि जो आपका असेसमेंट ईयर है 2020-21, इससे जस्ट पहले वाला एक साल कौन सा हो गया, प्रीवियस ईयर 2019-20, ये वाला 2019-20, उसमें देख लो ये 182 डेज रुका है या नहीं, 182 डेज और मोर देन 182 डेज, 182 और मोर डेज रुका है कि नहीं। तो आप कहोगे मैम हमने चेक किया कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में ये 182 डेज और मोर नहीं रुका, ये तो कम दिन रुका है, 100 दिन रुका है। तो मैं कहूंगी कि ठीक है, रेजिडेंट होने के लिए पहली तो ये कंडीशन चेक करनी थी, वो तो इसने फुलफिल ही नहीं करी कंडीशन। चलो दूसरी कंडीशन चेक कर लो, अभी एक और मौका दे रहे हैं ऐसे अगर रेजिडेंट बनना हो तो, कि ये इस प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 2019-20 में ये 60 और मोर डेज रुका है, 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रुका है। तो आप कहोगे यस मैम 60 दिन से ज्यादा रुका है। फिर मैं कहूंगी कि 60 दिन से तो ज्यादा रुका है, तो बट साथ में ये भी चेक कर लो इस प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर, मतलब इस प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर, कौन से 4 हो गए, 1 2 3 4, इन चारों सालों में कुल मिला के 365 दिन या ज्यादा रुका है कि नहीं रुका है। तो आपने कहा कि चलो गिन लेते हैं, 100 100 100 100, कुल मिला के इन 4 प्रीवियस ईयर्स में वो रुका है 400 दिन। तो प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस ईयर हमारा है 2019-20, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर्स में कुल मिला के अगर वो 365 दिन 365 डेज या उससे ज्यादा रुका हुआ हो तो है वो रेजिडेंट, वरना है नॉन रेजिडेंट। तो देखिए बच्चे, रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, या तो वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या ज्यादा रुका हो, वो तो ये फुलफिल कर नहीं रहा, फिर से हमने दूसरा मौका दिया, दूसरी कंडीशन अगर फुलफिल कर दे, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रीवियस ईयर 2019-20 में वो 60 डेज या 60 डेज से ज्यादा रुका हो, तो आपने कहा हाँ वो तो फुलफिल हो रही है। और साथ ही साथ सेकंड कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, साथ ही साथ सेकंड कंडीशन में एक और कंडीशन है, वो क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर्स में कुल मिला के टोटल में 365 दिन या 365 दिन से ज्यादा रुका हुआ हो। तो आप कहोगे हाँ 365 डेज से ज्यादा रुका है, 400 दिन रुका है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दूसरी कंडीशन थी 60 + 365 वाली, मैंने कहा वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये रेजिडेंट बन गया। तो ये रेजिडेंट है भारत का। देखो क्या लिखा है, फॉरेन क्रिकेटर मिस्टर एक्स has satisfied second basic condition, satisfy कर दिया उन्होंने, therefore he becomes resident।
ठीक है बच्चे, तो वो रेजिडेंट बन गया। बट अगर मान लीजिए ना उसने 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करी, ना 60 + 3 65, दोनों में से कोई सी भी एक नहीं करी, तो बन गया नॉन रेजिडेंट। पर दोनों में से कोई एक भी कर दी, या तो 182 डेज वाली या 60 + 3 65 वाली, दोनों में से एक भी कोई फुलफिल कर दी तो बन गया रेजिडेंट। अब बच्चे नेक्स्ट आता है आपका ये वाला पॉइंट, एक्सेप्शनल केसेस आप खुद पढ़ेंगे। एक मिनट बच्चे। हाँ, अब आता है आपका रेजिडेंट। दो तरीके का होता है, एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट के साथ साथ अब देखिए बच्चे, हमने कहा जो इंडिया में ज्यादा दिन रुकेगा वो रेजिडेंट, जो इंडिया में कम दिन रुकेगा वो नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट में भी जो सबसे ज्यादा दिन रुकेगा वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो रेजिडेंट तो है बट कंपैरेटिवली कम दिन रुकेगा वो है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो चलिए अब देखते हैं कि कितने दिन की कंडीशन। तो कहता है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, दोनों की दोनों करनी पड़ेंगी। क्या दोनों? कि अगर वो रेजिडेंट है इंडिया का 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। जो हमारे क्वेश्चन में आपको पता है असेसमेंट ईयर 2020-21 हमारा असेसमेंट ईयर है, आपको बताया है मैंने हमारा असेसमेंट ईयर क्या है 2020-21। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है उससे जस्ट पहले वाला 2019-20। अब कह रहे 19-20 को छोड़ दो, इस प्रीवियस ईयर से पहले के 10 साल देखो, उन 10 सालों में से किन्हीं 2 सालों में, कम से कम 2 सालों में, मैंने कहा हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, 19-20 को छोड़ दो, 19-20 से पहले के 10 साल देखो, उन 10 सालों में से कम 2 सालों में अगर वो रेजिडेंट है, सब में निकालो रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, उन 10 सालों में हर साल निकालो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर उन 10 में से किन्हीं 2 साल, मिनिमम 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, गुड है, बट कम से कम 2 साल अगर वो रेजिडेंट है तो हम कहेंगे उसने रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। तो चलिए बच्चे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखते हैं, थ्योरी से तो हमें समझ आती नहीं बात। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने देखा ये मिस्टर एक्स फॉरेन क्रिकेटर, प्रीवियस ईयर हमारा 2019-20 था, हमेशा यही रहेगा, इसमें वो 100 दिन के लिए इंडिया आए। हमने कहा इसको छोड़ दो, इससे पहले के 10 सालों में देखो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, तो मैंने कहा ठीक है पहले के 10 साल लिख लेते हैं। पहले के 10 साल मतलब 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 12-13, वो 13-14, 12-13, तो मतलब कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल हमने इसके पहले के लिख लिए। उल्टा करके लिखना है, मतलब 2019-20 से पहले क्या आया था 2018-19, 18-19 से पहले क्या आया था 17-18, 17-18 से पहले क्या आया था 16-17, लिख लिए 10 साल। इन 10 सालों में नंबर ऑफ डेज इंडिया में क्या रहा वो भी लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ से ये निकालना है हर साल कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। इन 10 सालों में आपको निकालना है कि ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। तो चलिए देखते हैं 2018-19 में ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो आप कहोगे कि मैम 2018-19 में 100 दिन रुका ये, तो मैंने कहा कि इसको रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है निकालने की कंडीशन होती है 182 डेज और मोर रुका या नहीं रुका प्रीवियस ईयर में चेक करो। तो इस यहाँ पर हम 2018-19 को प्रीवियस ईयर मान रहे हैं, तो इस प्रीवियस ईयर में ये 182 डेज रुका या नहीं रुका, स्क्रीन पे देख के बताओ। तो आप कहोगे मैम नहीं रुका, 100 दिन रुका, तो इसने ये वाली कंडीशन पूरी नहीं करी, 182 डेज और उससे ज्यादा नहीं रुका, कंडीशन ये वाली पूरी नहीं करी। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, रेजिडेंट बनने के लिए हम उसको दूसरा मौका फिर देंगे, दो कंडीशंस हैं, दोनों में से एक भी फुलफिल कर देगा तो रेजिडेंट बना देंगे। तो मैंने कहा चलो चेक करके बताओ इस साल में ये 60 डेज या उससे ज्यादा रुका। आपने कहा हाँ हाँ मैम रुका। मैंने कहा अच्छा, ये सेकंड कंडीशन में 60 डेज और मोर रुका, ये तो फुलफिल कर रहा है, बट सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई। सेकंड कंडीशन में हमें एक और चीज देखनी होती है
कि इस प्रीवियस ईयर से पहले के 4 प्रीवियस ईयर्स 1 2 3 4 इन 4 में मिला के कुल मिला के कितने दिन इंडिया में रुका। तो हमने देखा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 400 दिन रुका, मतलब 365 दिन से ज्यादा रुका। अगर प्रीवियस ईयर में 60 दिन से 60 डेज से ज्यादा रुका है या 60 डेज रुका है और प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज या ज्यादा रुका है, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। कौन से साल के लिए रेजिडेंट बनेगा, उस प्रीवियस ईयर के लिए, तो इस साल के लिए ये रेजिडेंट बन गया। ऐसे ही हम 2017-18 में कैलकुलेट करेंगे। 2017-18 में हमने देखा कि 2017-18 अब हमारा प्रीवियस ईयर है। अब हमें जानना है इसमें ये हमारा रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। तो हमने देखा 182 वाली डेज वाली कंडीशन तो फुलफिल कर नहीं रहा, 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो 60 के साथ एक और चीज चेक करनी पड़ती है कि पहले के मिला के कितने दिन रुका, 365 डेज रुका। तो आपने कहा कि हाँ उससे ज्यादा ही रुका है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम इस साल में 2017-18 में इसे रेजिडेंट करार देते हैं, रेजिडेंट बन गया ये। तो ऐसे ही बच्चे हमारे को अब मान लीजिए 2015-16 के लिए कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे कि मैम 182 डेज वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा रेजिडेंट होने की। तो चलो अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 60 डेज से ज्यादा रुका है। तो उसके साथ साथ एक और कंडीशन चेक करनी होती है, पहले के 4 सालों में कितने दिन रुका है। तो मैंने कहा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 0, 300 दिन रुका है। तो इसमें 365 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो। तो आप कहोगे कि नो नहीं कर रहा। तो आप कहोगे मैम तो इसका मतलब ये है 60 प्लस 365 डेज वाली कंडीशन भी पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें 365 डेज की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है और 182 डेज वाली तो करी ही नहीं थी। तो इसलिए इस साल में वो बन गया नॉन रेजिडेंट। ऐसे ही आप सबका नॉन रेजिडेंट का स्टेटस निकाल लोगे। तो हमारे को निकालना आ गया कि रेजिडेंट कैसे निकालते हैं और नॉन रेजिडेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब हमने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट तो हर साल में निकाल लिया, बट अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। रेजिडेंट जो बहुत ज्यादा दिन रुकता है इंडिया में उसे हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेते हैं। उसके लिए 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी 2 कंडीशंस, कहता है पहली कंडीशन ये है कि ये जो प्रीवियस ईयर है ना, इस प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल हैं उन 10 सालों में से किन्हीं मिनिमम 2 सालों में रेजिडेंट रहा हो। मिनिमम 2 साल मतलब 2 साल या 2 साल से अधिक सालों में रेजिडेंट रहा होगा। अगर कहता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने की ये कंडीशन है कि प्रीवियस साल को तो छोड़ दो, 19-20 को छोड़ दो, उससे पहले के जो 10 साल हैं उनमें उन 10 सालों में चेक करो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट किस किस साल में है। अगर किन्हीं 2 और 2 से अधिक सालों में रेजिडेंट है तो वो क्या बन जाता है बच्चे, तो अभी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बना, अभी उसने उसकी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पहली कंडीशन फुलफिल कर दी। फिर तो चलो चेक करते हैं, इस साल में रेजिडेंट है, इस साल में रेजिडेंट है, इस साल में रेजिडेंट है, बाकी सारे सालों में नॉन रेजिडेंट है। मतलब 3 साल में रेजिडेंट है और 7 सालों में नॉन रेजिडेंट है। तो 2 और 2 से ज्यादा सालों में वो रेजिडेंट निकल के आ गया। तो यस बोलोगे, यस मैम निकल के आ गया, 2 या 2 से ज्यादा सालों में वो रेजिडेंट निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी उसने रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। आप कहोगे यस मैम कर दी। तो क्योंकि उसने ये कंडीशन फुलफिल कर दी है बच्चे, तो इसको हम क्या कहते हैं कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की पहली कंडीशन फुलफिल कर दी है इसने। अब उसकी दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की एक और कंडीशन है, वो क्या है बच्चे, वो ये है, हाँ जी, तो सेकेंड कंडीशन आपकी ये है कि अगर ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 previous years immediately preceding to the relevant previous year। ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वो इंडिया में रहा है फॉर 730 days and more during 7 previous years immediately preceding relevant previous year। फिर से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ रही हूँ, इसी के थ्रू आपको समझाऊंगी। देखिए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था, हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, एग्जाम के लिए ये ही असेसमेंट ईयर रहेगा। उसका प्रीवियस ईयर होता है 2019-20, जस्ट एक साल पहले, तो 2019-20। अब कहते हैं प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, आरओआर के केस में हम
रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में हम जब कंडीशंस चेक करते हैं तो प्रीवियस ईयर को कंसिडर नहीं कर रहे होते, उसको छोड़ देते हैं, उससे पहले के सालों में चेक करते हैं कंडीशन। तो चलिए 2019-20 को हमने मन में कांटा लगा लिया, क्रॉस लगा दिया, और बाकी के अब सालों में चेक करेंगे। तो पहले के 7 साल चेक करेंगे। कौन से 7 साल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 2012-13 से लेके 2018-19 तक, इन 7 सालों में हम क्या चेक करेंगे कि वो कुल मिला के कितने दिन रहा, यहां से लेकर और यहां तक 12-13 तक कितने दिन रहा वो कुल मिला के, इन 7 सालों में कुल मिला के कितने दिन रहा, सबको जोड़ लो। तो आप कहोगे 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100, तो आप कहोगे 700 दिन रहा। तो मैं कहूंगी कि अगर उसको सेकंड कंडीशन फुलफिल करनी है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो उसको इन 7 सालों में कम से कम 730 दिन या 730 दिन से ज्यादा रुका हुआ होना चाहिए इंडिया में। फिर से बोल रही हूँ, सेकंड कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर को तो मन में क्रॉस लगा दो, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों के अंदर कुल मिला के वो कितने दिन इंडिया में रहा ये देखो। अगर वो 730 दिन या 730 दिन से ज्यादा इंडिया में, 730 डेज और मोर रहा है इंडिया में, तो वो ये कंडीशन फुलफिल करता है, वरना नहीं करता। तो हमने काउंट किया, 100 को 7 बार लिखा हुआ है इन्होंने, हमने 700 कर दिया जोड़ इसका, तो 700 जो है 730 दिन से कम है, तो ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। तो ये अपने प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर्स, ये सारे प्रीवियस ईयर्स ही हैं, बट कौन से प्रीवियस ईयर्स हैं? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। इस प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग जो 7 प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें ये 730 दिन से कम रुका है, तो इसलिए ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। और जिसने पहली वाली कंडीशन फुलफिल करी थी, वो जो पहली वाली कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 सालों में कम से कम 2 सालों में वो रेजिडेंट रहा हो, वो वाली कंडीशन इसने फुलफिल करी थी। तो दोनों में से रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए बच्चे 2 कंडीशन होती हैं, एक तो कि प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 प्रीवियस ईयर्स में से कम 2 में वो रेजिडेंट रहा हो, और दूसरा प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 प्रीवियस ईयर्स में कुल मिला के 730 दिन या ज्यादा रुका हो। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो बन जाता है रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी, उसका ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है, स्टेटस बहुत बड़ा हो जाता है। रेजिडेंट तो पहले ही था, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया। बट अगर उन दोनों में से एक ही कंडीशन फुलफिल करता है वो, मतलब कि यहाँ पर उसने ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, ये नहीं फुलफिल करी, तो वो बन जाता है सिर्फ रेजिडेंट, वो रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो वो रेजिडेंट के साथ फिर क्या बन जाएगा? रेजिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, तो इसका मतलब रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो देखिए लिखा हुआ है, अगर एक ही कंडीशन फुलफिल करता है दोनों में से तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। मान लीजिए दोनों ही कंडीशंस पूरी नहीं करता तो सिर्फ रेजिडेंट है। मतलब कि अगर मान लीजिए इसने ये कंडीशन भी पूरी नहीं करी, ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं करी, तो हम कह देंगे यस रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो बच्चे अब इस केस में उसने कहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, ये मिस्टर एक्स जो फॉरेन क्रिकेटर थे, तो हमने पहले तो ये निकाल ही लिया था कि ये हमारा रेजिडेंट है। अब हम साथ में देखा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की 2 कंडीशंस हमने, ये 730 दिन वाली और 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर वाली जो देखी, उसमें हमने देखा कि भाई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो इसीलिए रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो देखो क्या लिखता है, कहता है मिस्टर एक्स ने सेटिस्फाई करी है सेकंड बेसिक कंडीशन, वो रेजिडेंट वाली, तो ये रेजिडेंट तो बन गया। और एडिशनल कंडीशन जो थी, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो 2 कंडीशंस थी जिनको हम एडिशनल कंडीशन कहते हैं, उनमें से एक को ही सेटिस्फाई किया है, देयरफॉर क्या बना, ये रेजिडेंट तो बना बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना। तो बच्चे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना मैंने सिखा दिया। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है मैंने। अब बच्चे आपके एग्जाम में ये भी आता है
देखिए स्क्रीन पे देखेंगे, देखिए बच्चे अब तक 3 तरीके के रेजिडेंट्स हो गए। एक हो गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक हो गया रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट दो तरीके का है, या तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो एक हो गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा हो गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीसरा हो गया नॉन रेजिडेंट। तो 3 तरीके के हो गए रेजिडेंट। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे इसे डील, वो देखते हैं हम। एक मिनट बच्चे, हाँ देखिए, सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया पूछ रहा है, बताओ किस किस को टैक्स देना पड़ेगा। आरओआर का मतलब होता है बच्चे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनओआर का मतलब होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है, रेजिडेंट का आर ले लिया, ऑर्डिनरी का ओ ले लिया, फिर रेजिडेंट का आर ले लिया, तो इसको आरओआर बोल दिया। रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में नॉट का एन ले लिया, ऑर्डिनरी का ओ ले लिया, आर का रेजिडेंट का आर ले लिया, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और तीसरा आपका क्या है, नॉन रेजिडेंट, एन आर। अब बच्चे कहता है कि जो भी इनकम, देखिए बच्चे सबसे पहले कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना है कि जो इनकम है उसका सोर्स कहां पर है, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, पैसा कमाया कहाँ जा रहा है, मतलब जॉब जो है वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, बिजनेस इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। किसी भी चीज का अगर सोर्स इंडिया में है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, तो वो आरओआर को भी टैक्स भरना पड़ेगा, एनओआर को भी, एनआर को भी। गवर्नमेंट कहती है किसी भी चीज का सोर्स अगर इंडिया में है, ध्यान दे रहे हैं आप मेरी बात पे, तो अगर किसी भी चीज का सोर्स इंडिया में है, आपको पैसा कमाने का जरिया इंडिया बना, जॉब इंडिया में थी या बिजनेस जो था आपका वो इंडिया में था, तो ऐसे केस में तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा उस इनकम पे जो आपने पैसा कमाया। या फिर अगर सोर्स छोड़ो, एक तरफ सोर्स हो गया, मतलब एक एक के सोर्स का हम कर चुके हैं, अब आप अपने माइंड में रखना ये सोर्स वाला, एक होता है रिसीविंग वाला पार्ट। मान लीजिए सोर्स तो इंडिया से बाहर था, ऑस्ट्रेलिया में सोर्स था पैसे का, जॉब ऑस्ट्रेलिया में थी, बट रिसीव इंडिया में होती है। तो जो ऐसी इनकम होगी जिसका सोर्स इंडिया से बाहर होगा बट रिसीव इंडिया में होगी, तो भी इन तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा, आरओआर को भी टैक्स भरना पड़ेगा, एनओआर को भी और नॉन रेजिडेंट को भी। तो कहता है या तो सोर्स इंडिया में हो तो भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, या रिसीविंग इंडिया में हो तो भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए सोर्स इंडिया से बाहर है, रिसीविंग इंडिया में है, तो तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए सोर्स इंडिया में है, रिसीविंग इंडिया से बाहर है, तो भी दोनों को टैक्स भरना पड़े, मतलब इन तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा तो भी। अब मान लीजिए सोर्स भी इंडिया में है और रिसीविंग भी इंडिया में है, तो भी तीनों को टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। कहता है सैलरी से इनकम आई, सैलरी एक्रू, एक्रू मतलब सोर्स कहां पे है, एक्रू मतलब अराइज कहां पर हुई, उगी कहां पे, अराइज कहां पे हुई, सैलरी कहां उगी, कहां अराइज हुई, मतलब सैलरी का सोर्स कहां है। तो कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। कहता है एक्रू मतलब सोर्स भी इंडिया में है, रिसीविंग भी कहां पर हो रही है, इंडिया में हो रही है, दोनों ही चीजें इंडिया में है। कोई भी इनकम जिसकी सोर्स मतलब एक्रू भी इंडिया में हो रही है और रिसीव भी इंडिया में हो रही है, दोनों ही केसेस अगर इंडिया में, एक्रू का मतलब सोर्स होता है, तो अगर एक्रू भी इंडिया में हो रही है और रिसीव भी इंडिया में हो रही है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। तो हमने तीनों के लिए ये इनकम, देखो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में आपके, सैलरी एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया 60,000 रुपए। 60,000 की सैलरी ऐसी थी जो इंडिया में ही एक्रू हुई थी, इंडिया में ही रिसीव हुई थी, तो हमने कहा ऐसे केस में ये तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। तो हमने 60,000, 60,000, 60,000 तीनों के लिए टैक्सेबल कर दिया, क्योंकि सोर्स भी इंडिया में था, रिसीविंग भी इंडिया में थी।
अब नेक्स्ट है, कहता है प्रॉफिट ऑफ अ होटल बिजनेस एट मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, तो मेलबोर्न की जगह आप ऑस्ट्रेलिया ही मान लीजिए। तो कहता है ऑस्ट्रेलिया में एक होटल बिजनेस है, वहां से प्रॉफिट आया, कितना आया, 90,000 रुपए का। पूछ रहा है किसके लिए टैक्सेबल है तीनों में से। अब बच्चे मुझे ये बताओ कि इस बिजनेस का सोर्स कहाँ है। सोर्स इंडिया से बाहर है, राइट, सोर्स इंडिया से बाहर है। रिसीविंग कहाँ हो रही है, लिखा है कहीं पर भी कि इंडिया में रिसीव हुआ है? नहीं, कहीं नहीं लिखा कि इंडिया में रिसीव हुआ है। तो हम मान लेंगे कि रिसीविंग भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही है, मेलबोर्न में ही हो रही है। तो ये बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में है, और इसका पैसा भी बिजनेस से जो कमाया होटल बिजनेस से, वो भी वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में रिसीव हो रहा है। ऐसा चीज जो रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रही हो और कमाई भी इंडिया से बाहर गई हो, कहने का मतलब सोर्स पैसे का और रिसीविंग दोनों इंडिया से बाहर है, एक्रूअल और रिसीविंग दोनों इंडिया से बाहर है, ऐसे केस में जो ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इसको तो इस पे टैक्स देना पड़ेगा, बाकी दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना, इसको ज्यादातर इनकम्स पे टैक्स देना पड़ता है, सब पर तो नहीं बट ज्यादातर इनकम पे इसको टैक्स देना ही पड़ता है, ये बेचारा ज्यादातर फंस ही जाता है। नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ बट रिसीव्ड इन इंडिया। पर्थ इंडिया से बाहर एक जगह है बच्चों, रिपीट कर रही हूँ, पर्थ इंडिया से बाहर एक जगह है बच्चों, वहां पे एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो कंपनी इंडिया से बाहर की पर्थ की कंपनी हुई। तो इसका मतलब ये जो पैसा का डिविडेंड का ओरिजिन है, ये पैसे का सोर्स कहाँ है, इंडिया से बाहर पर्थ में सोर्स है, बट रिसीविंग कहाँ पर हो रही है, इंडिया में हो रही है। मैंने आपको समझाया था कोई भी इनकम या तो उसकी रिसीविंग इंडिया में हो जाए या उसका सोर्स इंडिया में हो जाए, दोनों में से एक भी चीज इंडिया में है तो तीनों को टैक्स देना पड़ता है, आरओआर, एनओआर और एनआर को। तो देखिए कितना डिविडेंड आ रहा था, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ बाय एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया 12,000 रुपए। तो ये 12,000 रुपए जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने पर्थ में डिक्लेयर किया था, बट वो रिसीव क्योंकि इंडिया में हुआ था, तो कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव होएगी वो तीनों को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, तीनों टैक्स भरेंगे। नेक्स्ट बोलता है बच्चे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। कहता है इनकम कौन सी वाली इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है। मतलब मान लीजिए कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1.5 करोड़ में बेच दिया गया, 50 लाख का कैपिटल गेन लग गया। तो ये जो कैपिटल गेन की इनकम है वो ट्रांसफर ऑफ एसेट से हुई है, सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में सिचुएटेड था वो एसेट। जिस लैंड को बेचकर, जिस घर को बेचकर कैपिटल गेन कमाया है वो इंडिया में सिचुएटेड था घर। तो इसका मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है या एक्रूवल जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है, पैसे का एक्रूवल इंडिया में हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है। मैंने बताया था सोर्स इंडिया में है या रिसीविंग इंडिया में है, दोनों में से कोई भी चीज अगर इंडिया में होगी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में से एक भी चीज इंडिया में होगी तो क्या करना होगा बच्चे, अगर दोनों में से एक भी चीज इंडिया में होगी तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, तो हमने तीनों के लिए टैक्सेबल कर दिया। देखिए 60,000, 60,000, 60,000। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया। क्या कहता है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी के डिबेंचर्स ले रखे हैं, उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो बताओ इनकम का सोर्स कहां पर है, एक्रूअल कहां पर है, एक्रू कहां हो रही है, इंडिया से बाहर, और रिसीविंग कहां पर हो रही है इस इंटरेस्ट की, इंडिया में। मैंने कहा था इनकम कोई सी भी अगर या तो रिसीव इंडिया में हो जाए या उसका सोर्स इंडिया में हो, दोनों में से एक भी चीज इंडिया में है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। अब ये क्योंकि रिसीविंग इंडिया में हो रही है, सोर्स इंडिया से बाहर है, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। 18,000, 18,000, 18,000, 18,000 की अमाउंट कहां से आई, यहाँ पे देखा 18,000 की इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दे रखा है, 18,000।
नेक्स्ट बच्चे, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट on loan provided to him for a business carried on in India. क्या कह रहे हैं बच्चे? इंटरेस्ट रिसीव हुआ, किसने रिसीव किया है? फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया. अगर नॉन रेजिडेंट ने इंटरेस्ट रिसीव किया है ऑन लोन प्रोवाइडेड टू हिम, एक नॉन रेजिडेंट को जो इंडिया में कम रुकता था उसे अगर लोन प्रोवाइड किया गया है, उसे लोन दिया गया है बिजनेस इंडिया में करने के लिए, तो देखिए बच्चे, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट ऑन अ लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया. बिजनेस कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा. तो बिजनेस जो होगा वो इंडिया में होगा, तो इसीलिए इंटरेस्ट ये तीनों के लिए हम इसको टैक्सेबल कर देंगे. अब हम कहेंगे इसमें से सोर्स या रिसीविंग में से क्या चीज इंडिया में हो रही है, तो हम कहेंगे इसकी रिसीविंग इंडिया में हो रही है. कैसे इंडिया में रिसीविंग हो रही है? आप कह रहे हो ना कि बिजनेस को इंडिया में करोगे तो पैसा इंडिया में ही लोगे आप उसका, तो इसीलिए तीनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट कहता है ये रॉयल्टी रिसीव्ड इन जर्मनी. कहां पे रिसीव हुई? इंडिया से बाहर. तो सोर्स कहा है? रॉयल्टी इनकम होती है हमारी, तो रॉयल्टी इनकम का जो सोर्स है, एक्रूअल है, वो इंडिया से बाहर है, जर्मनी में. फ्रॉम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. रॉयल्टी रिसीव तो जर्मनी में हो रही है, बट दे कौन रहा है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया दे रहा है. फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन जर्मनी. फिर से पढ़ेंगे बच्चे इसे. कहता है रॉयल्टी रिसीव जर्मनी में हुई है. कौन रिसीव कर रहा है? एक टेक्नीशियन रिसीव कर रहा है. किस चीज के लिए? उसने सर्विसेज दी है. किसको दी है? एक बिजनेसमैन को जो जर्मनी में कैरिड ऑन करता है बिजनेस. रॉयल्टी रिसीव हुई है जर्मनी में फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ इंडिया. रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने रॉयल्टी रिसीव करी है जर्मनी में. और किस लिए रिसीव करी है? देखिए फिर से बोल रही हूं, रॉयल्टी किसको मिली है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया को रॉयल्टी मिली है. यहाँ पे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिला था. कह रहा है रॉयल्टी मिली है, इनकम मिली है. किसको मिली है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया को मिली है. रॉयल्टी कहाँ मिली है? जर्मनी में मिली है. तो सोर्स क्या हो गया? इंडिया से बाहर हो गया. किस चीज के लिए मिली है? क्योंकि उसने टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी थी. टेक्निकल सर्विसेज किसको प्रोवाइड करी थी? जर्मनी में एक बिजनेस हो रहा था वो. एक आदमी है जो रेजिडेंट इंडिया का है, ध्यान से सुनिए, एक आदमी इंडिया का रेजिडेंट है, उसको रॉयल्टी इनकम मिलती है, जर्मनी में मिलती है. क्यों मिल रही है इसे रॉयल्टी इनकम? क्योंकि ये एक टेक्निकल बंदा है बहुत, इसने ना टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज दी हैं किसको? जर्मनी में लोगों को बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, इसलिए उसको 60,000 रुपए मिले हैं. इसलिए तो अब ये जानना चाहते हैं हम इन तीनों में से किसके लिए टैक्सेबल होगा. तो हमने कहा कि ये पैसा जर्मनी में रिसीव हुआ, तो सोर्स इंडिया से बाहर है. ठीक है. और इसका रिसीविंग तो, और सोर्स सॉरी, इंडिया में रिसीव हुआ तो रिसीविंग इंडिया से बाहर है. और सोर्स कहां पर है? सोर्स भी आप कह रहे हो कि जर्मनी में है. बिजनेस क्योंकि जर्मनी का है वो आपको पे कर रहा है, तो सोर्स कहाँ है? वो भी जर्मनी में है. तो सोर्स भी जर्मनी में है, रिसीविंग भी जर्मनी में हो रही है, तो इनकम का सोर्स और रिसीविंग दोनों इंडिया से बाहर हो, तो ऐसे केस में मैंने आपको ये वाला केस में भी ऐसे ही कराया था. क्या होता है? हम कहते हैं तो आरओआर को तो उस पर टैक्स भरना पड़ता है, बाकी दोनों को नहीं भरना पड़ता, ये बेचारा फंस जाता है. नेक्स्ट है आपका फीस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी कैरिंग बिजनेस एट लंडन फॉर टेक्निकल सर्विसेज. ये हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चे, पेशेंस लूज मत करिए, क्लास खत्म ही हो रही है. एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके. क्या कहता है? फीस फ्रॉम एन इंडियन कंपनी
कैरिंग इन बिजनेस एट लंदन, बिजनेस कहाँ पे कर रही है, कंपनी तो इंडियन है, उसने फीस पे करी है, वो कंपनी बिजनेस कहाँ पे करी है, लंदन में, फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड एट लंदन डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट इन इंडिया। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, फीस रिसीव हुई है, फीस रिसीव हुई है, किसको मिली है बच्चे फीस, देखो मिस्टर एक्स को फीस मिली है, मिस्टर एक्स को फीस मिली, किसने पे करी, इंडियन कंपनी ने पे करी, किस लिए पे करी, कैरिंग ऑन बिजनेस इन लंदन फॉर टेक्निकल सर्विसेज। मिस्टर एक्स ने, वो मिस्टर एक्स एक टेक्निकल बंदे थे, उन्होंने टेक्निकल सर्विसेज दी थी, किसको दी थी, एक इंडियन कंपनी को दी थी, जो कि बिजनेस कहाँ कर रही थी, लंदन में कर रही थी, और उसने क्या किया, मिस्टर एक्स के अकाउंट में डायरेक्टली इंडिया में पैसे, मिस्टर एक्स का अकाउंट इंडिया में है, उसमें डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए। इस बात को आप ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा, मिस्टर एक्स को पैसे मिले हैं, कहां से मिले हैं, फीस मिली है, किस चीज के लिए फीस मिली है, टेक्निकल सर्विसेज, वो मान लीजिए कंप्यूटर के बड़े बहुत बड़े महारथी हैं, उन्होंने कंप्यूटर की सर्विस प्रोवाइड करी है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है, किसको प्रोवाइड करी है उन्होंने, एक इंडियन कंपनी को प्रोवाइड करी है, जो कि बिजनेस कर रही है लंदन में, है तो इंडिया की कंपनी बट वो बिजनेस कर रही है लंदन में, उस कंपनी को इन्होंने घर बैठे प्रोवाइड कर दी है टेक्निकल सर्विस। और बच्चे जो इन्होंने टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी है, टेक्निकल सर्विस जो इन्होंने प्रोवाइड करी है, उसके बदले इनको पैसे मिले हैं, और वो पैसे, क्योंकि ये मिस्टर एक्स इंडिया में रहते हैं, इनका बैंक अकाउंट मिस्टर एक्स का इंडिया है, तो मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए गए हैं। कितने पैसे जमा कराए हैं बच्चे, 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए पैसे जमा कराए हैं। तो बच्चे 90,000 रुपए जो पैसे जमा कराए हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया 90,000, 90,000, 90,000। क्लियर हुआ, क्यों हुआ, यहाँ पे हमने तीनों पे क्यों लिखा 90,000 रुपए, क्योंकि इंडिया में, इंडिया के बैंक अकाउंट में जमा कराए, तो रिसीविंग कहां पर हो रही है, इंडिया के अंदर रिसीविंग हो रही है, क्योंकि इंडिया के बैंक अकाउंट में जमा कराए तो रिसीविंग इंडिया में हो रही है, इसलिए 90,000 तीनों में। मैंने कहा था किसी भी इनकम का या तो सोर्स इंडिया में हो या रिसीविंग इंडिया में हो, यहाँ पर सोर्स इंडिया में हो या ना हो, हम वो अभी हमारे को मैटर नहीं करेगा, अगर रिसीविंग इंडिया में हो रही है तो। रिसीविंग देख लो कहाँ हो रही है, इंडिया का बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया है, तो रिसीविंग इंडिया में हो रही है, तो तीनों के लिए ये क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो अब पूछता है क्वेश्चन में बच्चे कि ये बताओ, तो एक्स की टोटल इनकम क्या है, अगर वो आरओआर है, पहले उसको आरओआर मान लो और उसकी टोटल इनकम बताओ कि टोटल उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, फिर दूसरे केस में उसे एनओआर मान लो, फिर बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, तीसरे केस में मान लो वो आरओआर भी नहीं है, एनओआर भी नहीं है, एनआर है, तो बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। तो आप कहोगे कि ऐसे केस में आप कहोगे कि ये सारी टैक्सेबल इनकम्स है ना, तो आरओआर की सारी इस कॉलम के टोटल करके आप कहोगे 4,05,000 उसकी टोटल इनकम होगी, जिसपे उसको टैक्स भरना पड़ेगा आरओआर की। एनओआर की कितनी होगी, इतनी होगी, इस पूरे कॉलम को आप ऐड कर दोगे 2,55,000 होगी। नॉन रेजिडेंट की कितनी होगी, इन सबको ऐड कर दोगे कॉलम को, आप कहोगे 2,55,000 होगी। तो ये सब आप इस तरीके से हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट का कि उनके लिए कितनी हम अमाउंट पे टैक्स भरें वो निकाल लेते हैं। जैसे ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और मैंने ये बता दिया इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और मैंने ये भी बता दिया आपको कि प्रीवियस इन सब की थ्योरीज भी आ जाती हैं, ये 182 डे 63 65 सारी थ्योरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है टैक्स में। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको सारा बता दिया है बच्चे। तो और एक्सेप्शन केसेस जो कराए थे ना आपको कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे हम टैक्स जो भरते हैं वो असेसमेंट ईयर में भरते हैं, पैसा कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, उसके अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स भरते हैं, बट उसके 5 एक्सेप्शंस होते हैं जिसके अंदर हम पैसा भी प्रीवियस ईयर में कमाएंगे और टैक्स भी प्रीवियस ईयर में भरेंगे। आई रिपीट,
प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, टैक्स भरते हैं अगले साल असेसमेंट ईयर में। बट 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में पैसा कमाएंगे और टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही भर देंगे। तो वो जो 5 एक्सेप्शन केसेस आपको पढ़ाए थे वो भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक का आपको जितना कराया है सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपका यूनिट 1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम अब सैलरी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। सब लोग अपना पढ़ाई कर लेना। और गिरीश आहूजा आपकी बुक है जो आपको खरीदनी है, और गिरीश आहूजा जो बुक है ये आपको दोबारा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी फिर से। इस पुरानी किताब कोई नहीं खरीदेगा, पुरानी किताबों में चेंजेस हैं। नई किताब खरीदनी है, नई बुक खरीदनी है। नई बुक का असेसमेंट ईयर 2020-21 होना चाहिए। लिख लीजिए, असेसमेंट ईयर गिरीश आहूजा की किताब का 2020-21 होना चाहिए। आपकी जो बुक आपको खरीदनी है मार्केट से वो गिरीश आहूजा की खरीदनी है, बीकॉम पास की 3rd सेमेस्टर की। उसका असेसमेंट ईयर जरूर 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 चेक करना है। वो क्या होगा, उस पर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ होना चाहिए बड़ा बड़ा 2020-21, एंड प्रीवियस ईयर लिखा हुआ होना चाहिए 2019-20। ठीक है बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, आई एम एंडिंग द क्लास। ओके, बाय बाय।